हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रंजना ट्यूटोरियल्स। आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं द थर्ड लेवल। दिस लेसन इज रिटन बाय जैक फिनी। जैक फिनी इस लेसन के राइटर हैं और ये स्पेशली अपने साइंस फिक्शन स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट चार्ली, सेकंड लुइसा जो कि चार्ली की वाइफ है, थर्ड सैम जो कि चार्ली का फ्रेंड है, प्लस एक साइकेट्रिस्ट भी है। दिस स्टोरी इज वेरी कंफ्यूजिंग स्टोरी स्टूडेंट्स, सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन प्रॉपरली समझें, थोड़ा समय दें लेसन में ताकि आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में आए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। Now let us start the story. स्टोरी स्टार्ट्स होती है न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन से। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2. तो ये प्रेसिडेंट जो कि एक रेल रोड के प्रेसिडेंट थे और वो इन सारे रेल रोड्स को मैनेज करते थे। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स। उन्होंने स्वेर मीन्स कसम खा करके कहा, स्टैक ऑफ टाइम टेबल, उनके पास एक टाइम टेबल का पूरा बंच था। रेलवे टाइम टेबल होता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर किस जगह के लिए जाएगी, कहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ अराइवल है, कहाँ डेस्टिनेशन है, कि यहाँ पर केवल 2 हैं। अब ये 2 किसकी बात हो रही है बेटा? स्टेशंस के लेवल की बात हो रही है। लेसन का नाम है थर्ड लेवल। तो पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लेवल। जिस तरीके से आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 इस तरीके से होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस लेसन में भी जो लेवल वर्ड यूज किया गया है, इट इज यूज्ड फॉर द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। बट इस स्टोरी में जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबवे है। सबवे मीन्स अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। तो वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर जो पहला, जब हम नीचे आते हैं तो जो पहला प्लेटफॉर्म हमें मिलता है वो लेवल 1 हो गया, फिर उसके नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म हुआ वो नंबर लेवल 2 हो गया। इस तरीके से प्लेटफॉर्म के लेवल्स हैं। तो जो प्रेसिडेंट है रेलवेज का, वो स्वेर कसम खा करके कहता है कि हमारे यहाँ केवल 2 लेवल प्लेटफॉर्म्स हैं। बट आई से देयर आर 3। आई हेयर फॉर द नरेटर। नरेटर कौन है इस स्टोरी का? चार्ली। तो चार्ली कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर 2 नहीं 3 लेवल्स हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। क्यों? क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से थर्ड लेवल पर जा चुका हूं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब यहां पर प्रेसिडेंट कह रहा है कि नहीं, केवल 2 प्लेटफॉर्म है। नरेटर कह रहा है कि मैं तो 3 लेवल पर जा चुका हूं, थर्ड लेवल प्लेटफॉर्म पर। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मेरी मेंटल पोजीशन ओके है या नहीं है। तो उसने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। ऑब्वियस स्टेप क्या लिया उसने? आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। मैंने आपको बताया था कि उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था सैम और वो साइकेट्रिस्ट भी था। Among others, I told him about the third level at Grand Central Station. और I here for narrator, him here for the friend of the narrator जिसका नाम है सैम। तो चार्ली ने सैम को उस थर्ड लेवल स्टेशन के बारे में बताया जो कि उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक्सपीरियंस किया था। एंड ही सेड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और जब चार्ली की बात को उसके फ्रेंड सैम ने सुना तो उसने कहा कि ये तुम्हारी जो कहानी है ये बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरीके से कोई बंदा जागती आंखों से सपना देखता है और उसकी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। अब ऐसी बात चार्ली से क्यों कही सैम ने? क्योंकि चार्ली और सैम दोनों ही आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं और उस मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो एक
पुराने समय में जाए, पीसफुल लाइफ लीड करे। तो वो कहता है कि और सपने देखता है इस तरीके के कि काश मैं पुराने टाइम में चला जाऊं। तो इसलिए चार्ली से सैम ने कहा कि लगता है तुम एक सपना देख रहे थे और वो विश की फुलफिलमेंट वाली बात तुम कर रहे हो। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने बताया कि चूंकि तुम थोड़े से परेशान हो इस वजह से ये सारी बातें तुम्हारे माइंड में आ रही हैं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। तो जब चार्ली के बारे में सैम ने कहा कि शायद वो अनहैप्पी है, तो इस बात को सुनकर के उसकी वाइफ थोड़ा परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई? क्योंकि वाइफ ने सोचा कि कहीं चार्ली मेरी वजह से तो परेशान नहीं है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन ही किसके लिए आ रहा है यहाँ पर बेटा? सैम के लिए। सैम ने एक्सप्लेन करा कि उसका कहने का मतलब है कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है। आपको पता है कि 20th सेंचुरी में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। वरीज एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। इस वजह से लोग कैसे रहते हैं? अनहैप्पी रहते हैं, और वही सेम चार्ली भी फील करता है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और आई हियर फॉर चार्ली। सैम समझा रहा है उसकी वाइफ को कि बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, तो इसकी वजह से चार्ली इस दुनिया से एक एस्केप चाहता है। एस्केप मीन्स वो यहाँ से भाग जाना चाहता है। वेल, हु डजंट? तो चार्ली कहते हैं कि बात तो ठीक है, कौन नहीं भागना चाहता है, सभी चाहते हैं कि इस टेंशन भरी लाइफ से हमें छुटकारा मिले। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। चार्ली कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सभी लोग इस मॉडर्न वर्ल्ड में से छुटकारा चाहते हैं, कोई भी इस स्ट्रेसफुल लाइफ को जीना नहीं चाहता। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन इनमें से कोई भी मेरी तरह थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ तो नहीं गया। यहाँ पर चार्ली बेटा अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई परेशान है और हर कोई इससे एस्केप चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हर कोई मेरी तरह थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को स्टेशन को फील किया है, रियलाइज किया है। तो मैंने ही क्यों किया है? तो मैं जो किया हूं, यानी कि मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो मेरी कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं है, मैं कोई आपको इमेजिनेशन नहीं बता रहा हूं। बेसिकली इट इज अ फैक्ट, बट देयर इज अ रीजन। लेकिन चार्ली की बात सुन करके जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि यही तो कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वो भी सैम की बात से एग्री कर गए कि सैम जो कह रहा है कि मैं चूंकि स्ट्रेस में हूं बिकॉज ऑफ द हेक्टिक लाइफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो इस वजह से मेरा माइंड इस तरीके की बातों की इमेजिनेशन कर रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी बातें इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके बेसिस पर सैम ने चार्ली को बोला कि यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ द मॉडर्न टेंशनफुल लाइफ? दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो चार्ली को सैम ने बताया कि तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है ये भी तुम्हारी इसी बात की तरफ इशारा करती है कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड से रिफ्यूज चाहते हो। अब स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होता है बेटा? लोगों को आदत होती है जो लेटर्स पर हम स्टैम्प्स लगाते हैं, स्टैम्प्स तो आपको पता ही होगा, उनको कलेक्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और सैम के अकॉर्डिंग जो चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन की आदत है वो क्या है? टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो इस स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट से अपने आप को टेम्पररी तौर पर इस रियलिटी के वर्ल्ड से रिफ्यूज करने की एक कोशिश है। राइटर कहता है वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी।
कि सैम जो कह रहा है कि मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट वो एक टेम्पररी कोशिश है अपने रियलिटी वर्ल्ड से रिफ्यूज करने की, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को, उसके ग्रैंडफादर तो उससे कई साल पहले जन्म हुए थे, उस समय की लाइफ में इतनी हैक्टिक शेड्यूल नहीं हुआ करते थे, ना ही माइंड में कोई स्ट्रेस हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि माय ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो तो कोई भी रिफ्यूज चाहते नहीं थे। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज टाइम, उनके जमाने में तो बहुत ही अच्छी चीजें हुआ करती थी और बहुत ही शांति होती थी। अगेन जब सैम ने ये बताने की कोशिश की कि आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से अपने माइंड में इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनकी बात को लॉजिक्स दे करके काटने की कोशिश की चार्ली ने, कि ठीक है आप कहते हैं कि मैं स्ट्रेसफुल लाइफ से परेशान होकर के भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं स्टैम्प कलेक्शन मेरे लिए एक रिफ्यूज है तो मेरे ग्रैंडफादर ने क्यों ऐसा करा? ऐसी बात वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट थी वो नरेटर को अपने ग्रैंडफादर से ही लगी थी, उन्होंने उन्हें सिखाया था। फ्रॉम ऑल आई हेयर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, तो जितना कि मैंने सुना है और जाना है कि उन्होंने मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की बुक है वो इसकी स्टार्टिंग किन्होंने की थी? ग्रैंडफादर ने की थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। अब बेटा एक बुक ली जाती है जिस पर कि स्टैम्प कलेक्शन किया जाता है, ड्राइंग फॉइल की तरह होती है, तो उसमें ब्लॉक्स ऑफ 4, 4 ब्लॉक बना करके, और जितने भी वो राइटर जो है यूएस का रहने वाला है, अमेरिकन राइटर है, तो वो बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के नए नए डाक टिकट इशू हुए थे उन सबको 4-4 के ब्लॉक्स में उस कलेक्शन की जो फाइल बनाई गई थी उसमें लगा रखा था, और वो सभी कैसे थे? फर्स्ट डे कवर्स। अब ये फर्स्ट डे कवर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस लेसन में। सबसे पहले आप ये जानिए कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। जब भी कोई डाक टिकट इशू होता है स्टैम्प, तो जो हॉबी रखते हैं टिकट कलेक्शन की वो उस टिकट को पहले ही दिन परचेज करते हैं और उसको एक एनवलप पर लगा करके अपना ही एड्रेस लिख करके अपने घर के लिए वो पोस्ट कर देते हैं, और उस एनवलप में वो केवल एक ब्लैंक पेपर रखते हैं, उसमें लिखते कुछ भी नहीं है। क्यों करते हैं वो ऐसा काम? क्योंकि जब वो पहले दिन टिकट खरीद करके अपने एड्रेस पर पोस्ट करते हैं तो जो डिपार्टमेंट होता है स्टैम्प कलेक्टिंग का, पोस्ट ऑफिस, वो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाता है, और वो स्टैम्प पे क्या लिखा होता है? डेट लिखी होती है। वो डेट उस फर्स्ट डे कवर को ऑथेंटिक बनाती है कि इस बंदे ने इस पर्टिकुलर डेट में ये टिकट परचेज किया था, ये इस टिकट को इशू करने की डेट थी। तो ये एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाता है कि ये जो फर्स्ट डे कवर है इनके पास में, इस ही दिन इन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसे हम देखते हैं कि इन्होंने पहले ही दिन ये टिकट खरीदा था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। अब राइटर कहते हैं कि चलिए मेरे दादाजी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको भी तो ये हैबिट थी। यानी कि वो फिर से अपने सैम दोस्त को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये बात गलत बोल रहे हो कि मेरी स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट इस बात का प्रूफ है कि मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड से एक एक्सक्यूज चाहता हूं। एनीवेज, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहते चलो छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात को मैं काम कर रहा था, गर्मियों के दिन थे और काफी लेट हो गया था ऑफिस से। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं चाहता था कि किसी भी तरीके से अपने अपार्टमेंट जल्दी पहुंच जाऊं। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं एक सबवे लूंगा। सबवे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को सबवे कहा जाता है, जैसे कि दिल्ली में आपने मेट्रो रेलवेज वगैरह देखी होंगी।
बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। अब उसने क्यों डिसाइड करा था सबवे से जाना? क्योंकि सबवे बस से फास्ट था। बस से फास्ट कैसे था? क्योंकि बस को ट्रैफिक जैम में फंसने की पॉसिबिलिटी होती है, बट सबवे स्मूथली रन करता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। तो राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अब अगेन फिर राइटर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मेरे को साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कह रहे हैं। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। कहते कि मैं तो बड़ा ही ऑर्डिनरी बंदा हूं, मेरा नाम है चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी एज है 31 ईयर्स, एंड आई वॉज वियरिंग अ tan gabardine सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब ये गैबार्डिन सूट क्या होता है बेटा? ये जो आप राइटर को देखिए, इन्होंने पहना हुआ है इस स्टाइल का जो सूट है, इसको गबार्डिन सूट बोलते हैं। टैन मीन्स थोड़ा सा येलो ब्राउनिश कलर का था वो सूट, और उन्होंने एक स्ट्रॉ हैट लगाया हुआ था। ये हैट आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे और नॉर्मल लोग होते हैं, मैं भी उसी तरीके से हूं। मैं 31 ईयर का हूं और एक नॉर्मल बंदा हूं। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। तो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जब मैं जा रहा था तो मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग वहां पर थे और मैं उनके ही बीच में से पास हो रहा था। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं तो सिर्फ अपने घर आ रहा था, कहीं किसी से पीछा छुटाने के बारे में तो मैं बिल्कुल सोच ही नहीं रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं तो केवल इतना चाहता था कि किसी तरीके से मैं फटाफट अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंच जाऊं। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. अब कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ गया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। अब फर्स्ट लेवल के जैसे कि हम मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं तो स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर पर ही एक रेलवे होता है, वो फर्स्ट लेवल हो गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। अब ये स्टोरी चूंकि 20th सेंचुरी में लिखी गई है तो कहते हैं कि वहां से आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन्स मिलेंगी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तो राइटर कहते हैं कि ठीक है, मैं ग्राउंड फ्लोर पर आया और उसके बाद में नीचे की तरफ गया जहां पर कि सेकेंड लेवल था, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। अब सब अर्बन ट्रेन्स मीन्स जो फर्स्ट लेवल था वहां पर एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रेन्स मिलते थे, और जो सेकेंड लेवल था वहां पर अपने शहर में ही डिफरेंट स्टॉपेज पे जाने के लिए ट्रेन्स मिलती थी। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे। तो मैं जब सेकेंड लेवल की तरफ जा रहा था तो उसमें एक आर्च्ड डोरवे था। आर्च्ड मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इंडिया गेट आपने देखा है, तो इंडिया गेट पे एक हाफ सर्कुलर इमेज होती है जिसके अंदर से हम एंटर करते हैं, तो वही हाफ सर्कुलर जो बिल्डिंग होती है या स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड आर्क। तो उस डोरवे से उसने एंटर करा हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। तो कहते हैं कि मैंने वहां एंटर करा और मैं वहां पर खो गया। दैट्स इजी टू डू। और ऐसा बड़ा आसान था हो जाना। ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि वो सिर्फ मेरे ही साथ हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि निकलते हैं कहीं के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं, खो जाते हैं रास्ते में। ये कोई मेरे साथ कोई एबनॉर्मल बात थोड़ी है, ये एक नॉर्मल बात है जो कि किसी के भी साथ हो सकती है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। तो कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई बार आया भी हूं, बाहर निकला भी हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। लेकिन हर बार क्या होता है कि मैं नए नए डोरवेज से एंटर करता हूं और नई नई जगह पर पहुंच जाता हूं। Once I got into a tunnel about a mile long। अब वो बताता है कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक टनल में एंटर कर गया जो कि 1 मील लंबी थी, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। और मैं कहां पर निकला बाहर? रूजवेल्ट होटल की लॉबी में आकर के बाहर निकला। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से और बाहर निकला एक ऑफिस बिल्डिंग में जो कि 46 स्ट्रीट एक किसी स्ट्रीट का नाम है जो कि 3 ब्लॉक्स अवे थी। तो कहते हैं कि ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हो चुका है और ये सिर्फ मेरे साथ होता है, इसमें कोई बड़ी अनोखी या अजीब बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कई लोगों के साथ होता है। खो जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है।
यहाँ पर फिर अगेन राइटर अपने फ्रेंड चार्ली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो भी बता रहा हूँ इस तरीके की बातें, ये कोई मेरी एस्केप की कहानी नहीं है, स्टोरी मेरी इमेजिनेशंस नहीं है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि किसी के भी साथ हो सकता है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कहते कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है ना, ये यहाँ पर कुछ कुछ वैसे ही इमेजिनेशन करिए। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। कहते हैं कि वहां से नए नए कॉरिडोर्स निकलते रहते हैं और स्टेयरकेस निकलते रहते हैं लाइक रूट्स। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. कहते हैं कि मेरे को पक्का महसूस होता है कि शायद इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई लंबी सी टनल है जो कि पूरे शहर के अंदर से जाती है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। एक उसकी खुलती है टाइम स्क्वायर पर, कोई दूसरी चली जाती है सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। और बहुत सारे लोग इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक उनके लिए ये एक एग्जिट है, बाहर जाने का रास्ता है, अ वे टू एस्केप करने का रास्ता। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। तो हो सकता है कि इस वजह से, इसी तरीके से मैं भी उस टनल में चला गया हूं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में बताया नहीं। अब राइटर अपने रीडर्स को बता रहे हैं कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड टू मी। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो कहते हैं कि जैसे ही इस बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गया और आर्क्ड में सबवे को मैंने ज्वाइन करा, तो एक कॉरिडोर आया, तो वो कॉरिडोर मेरी आंखों के आगे एंगलिंग लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, स्लांटिंग डाउनवर्ड्स और नीचे झुकने लगा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। और मुझे तभी पता चल गया कि शायद मैं कहीं गलत जगह एंटर कर गया हूं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। लेकिन फिर भी मैंने चलना कंटिन्यू रखा। All I could hear was the empty sound of my footsteps। और जब मैं चल रहा था तो उस जगह पर सिर्फ मुझे अपने फुटस्टेप्स की साउंड आ रही थी और कोई साउंड मुझे नहीं आ रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल। अ सोल मीन्स कोई भी मेरे आसपास बंदा भी नहीं था, कोई और व्यक्ति मेरे साथ कंपनी देने के लिए नहीं था। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space। और फाइनली कुछ देर बाद मैंने एक हॉलो रोर सुनी, जो खाली की पन की आवाज आती है। तो मुझे समझ में आ गया कि आगे कोई ओपन स्पेस है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों के बोलने की भी आवाज आई। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। तो टनल अचानक से लेफ्ट में बहुत शार्प मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो कहते हैं कि मैं फिर नीचे स्टेयर्स के इसके थ्रू आया और फाइनली मैंने अपने आप को थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पाया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि मैं शायद वापस से सेकेंड लेवल पर आ गया हूं। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। लेकिन राइटर ने नोटिस करा कि जो वहां पर रूम्स बने हुए थे वो सेकेंड लेवल के कंपैरिजन में थोड़े छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। और वहां पर सेकेंड लेवल स्टेशन के कंपैरिजन में जो टिकट विंडोज थी वो भी कम थी। एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। और जो इंफॉर्मेशन बूथ बना था जहां पर कि हम लोग पता करते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी और क्या टाइम टेबल है, तो वो किसका बना हुआ था? वुड का बना हुआ था, लकड़ी का। एंड ओल्ड लुकिंग, और वो पुराने टाइप का दिखाई देता था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड। और जो बूथ पर बंदा बैठा था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसके हाथों में कह सकते हैं कि लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स थे। द लाइट वर डिम, और स्टेशन पर जो लाइट थी वो बहुत डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमाना। तो जो लाइट थी वो कंटिन्यूसली नहीं आ रही थी, एक
एक जैसी लाइट नहीं आ रही थी, वो कैसी थी, फ्लिकरिंग लाइट थी। देन आई सॉ व्हाई, तो फिर उसे पता चला, थोड़ी देर में उसने देखा कि ये लाइट टिमटिमा क्यों रही है, उसे रीजन पता चल गया। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो पुराने जमाने में लाइट बहुत कम इस्तेमाल में आती थी, तो वो कैसी लाइट थी, गैस लाइट थी, और गैस लाइट होने की वजह से वो फ्लिकरिंग कर रही थी। अब बेटा यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, ग्रीन आई शेड, ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, तो इनके बारे में बेटा वर्ड्स में समझाना बहुत मुश्किल है। आप इसको किसी डिक्शनरी में, या आपका बेटर तरीका है कि आप इसे गूगल में सर्च कर लीजिए कि ये चीजें किस तरीके से दिखाई देती हैं। और उसने क्या अलग अलग चीजें नोटिस करी, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, स्पिटून्स मीन्स थूकदान, तो कहते हैं कि वो जो स्पिटून्स थे वो किसके बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे। द अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, तभी अचानक से क्या हुआ, स्टेशन पर उसकी आंखों में एक लाइट चमक आई, और उसने क्या देखा कि एक बंदा अपनी वेस्ट पॉकेट में से एक गोल्ड वॉच निकाल रहा है। आपने पुराने जमाने में देखा होगा ना, आजकल तो आप रिस्ट वॉच बांधते हैं जो कि कलाई में बंदी होती है, आपने हाथ फोल्ड करा और टाइम देख लिया, बट पुराने जमाने में घड़ियां पॉकेट में रखी जाती थी। तो उसने देखा कि एक बंदा है, उसके पास गोल्ड वॉच है, और उस गोल्ड की चमक उसकी आंखों में अचानक से पड़ी, तो उसने ये नोटिस करा कि उसने वो जो वॉच थी वो कहाँ से निकाली, अपनी वेस्ट पॉकेट में से निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने उस घड़ी का पहले कवर खोला, ग्लैंस्ड एट इट वॉच एंड फ्रॉन्ड, और उसने घड़ी की तरफ देखा, फ्रॉन्ड एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, आपको पता है फ्रॉन्ड मीन्स टेढ़ी भ्रकुटी जिसे बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। ही वोर अ डर्बी हैट, अब यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग के बारे में बताया कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे। कौन सा बंदा, जो स्टेशन पर था, जिसने पुराने टाइप की घड़ी अपनी वेस्ट पॉकेट से निकाली, और उसने डर्बी हेड लगाया हुआ था, जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी तो उसमें पुराने जमाने के जो लोग पहनते हैं। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपर्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। अब उस बंदे की डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बिल्कुल पुराने टाइप के थे, और उसकी बड़ी बड़ी हैंडल बार मुस्टेच थी। देन आई लुक्ड अराउंड, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, तो जितने भी लोग स्टेशन पर थे वो 1890 के टाइम के थे, 1890 जो टाइम था, ईयर था, उस टाइम के उन लोगों ने सब ड्रेस पहने हुए थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। अब राइटर कहते हैं कि मैंने कभी भी इतनी दाढ़ियां नहीं देखी थी। पुराने जमाने में बियर्ड रखने का फैशन था, लोग रखा करते थे। साइड बर्न्स क्या होते हैं बेटा, जो जनरली मैन होते हैं, मेल्स जिनको, तो वो लोग अपने कानों के पास में, आप आजकल तो बहुत छोटे छोटे कानों के पास बाल रखने का फैशन है, बट 1890 के टाइम में बहुत बड़े बड़े वो साइड बर्न्स होते थे, और स्टाइलिश मैनर में थोड़े से मुड़ जाते थे, इस तरीके से करके उनके वो साइड बर्न्स हुआ करते थे। तो कहते हैं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे इतनी फैंसी मुस्टैचेस, बड़ी बड़ी बियर्ड्स, बड़े बड़े साइड बर्न्स। अगर आप काउ बॉयज वगैरह की मूवी देखें तो आपको उसमें वो समझ में आ जाएगा कि वो कैसे कानों के पास के बाल होते थे, साइड बर्न्स। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक वुमेन थी जो कि ट्रेन गेट पे पास में चल रही थी। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high button shoes, और उसने उसकी भी ड्रेस के बारे में बताया कि वो जो लेडीज थी उनकी ड्रेस भी क्वाइट डिफरेंट थी आजकल के मॉडर्न टाइम से। उसने कैसी ड्रेस पहनी थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मटन स्लीव्स मीन्स हाथों से बहुत चिपकी चिपकी जो कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं। Skirts to the top of her high button shoes, back of her out on the tracks, I caught a glimpse of the locomotive. Locomotive is a name of is a type of train. जो पुराने जमाने में जो इंजन होते थे उन्हें लोकोमोटिव इंजन बोलते थे, क्योंकि वो कोयले से चलती थी गाड़ियां। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइस लोकोमोटिव, ये कुरियर एंड आइस क्या है बेटा, उस लोकोमोटिव को बनाने वाली कंपनी का नाम है जो कि पुराने जमाने की ट्रेन्स बनाया करती थी। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और वहां पर एक फनल लगा हुआ था उसके ऊपर जिससे कि धुआं वगैरह जा सकता था।
एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आया कि मैं तो फाइनली 3rd लेवल स्टेशन पर आ गया हूं, ये आज का तो टाइम है ही नहीं, ये उसे पता तो चल गया था। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, लेकिन अपने आप को श्योर करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो बात सही है या नहीं सही है, तो मैंने क्या करा, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक मैं अखबार वाले के पास में गया, एंड ग्लेंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और मैंने उसके पैरों के पास पड़े हुए जो पेपर्स, न्यूज़पेपर के बंडल थे उनकी तरफ देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज द नेम ऑफ न्यूज पेपर, ये देखिए यहाँ पर ये न्यूज पेपर दिया हुआ है, इसका नाम है द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और राइटर कहते हैं कि मुझे पता था कि ये अखबार द वर्ल्ड तो बहुत सालों से पब्लिश होना बंद हो गया है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो इसमें कहानी मेन स्टोरी थी इस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कोई स्टोरी थी। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। तो राइटर कहता है कि मुझे याद आया कि एक बार पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा था, और उस न्यूज़पेपर पर डेट क्या थी, जून 11, 1894। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये एक पक्का प्रूफ था कि राइटर फाइनली 1894 के टाइम में पहुंच गया है। तो अब बेटा आपको समझ में आया कि जब वो 3rd लेवल स्टेशन से एंटर करा, फिर एक आर्क्ड डोरवे में एंटर करा और फाइनली वो एक नए स्टेशन पर निकला, तो ये क्या था, ये उसका टाइम ट्रेवल था, वो टाइम की लिमिट्स को क्रॉस करके एक नए टाइम में पहुंच गया था, पास्ट के टाइम में। लेकिन फिर भी वो अपनी रियलिटीज को नहीं भूला था अपनी। I turned towards the ticket windows knowing that here on the 3rd level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। तो कहते हैं कि मैं फिर जब मैंने देख लिया कि हाँ मैं पक्का 1894 में हूँ, तो मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा, और वो टिकट विंडो कौन सी थी, 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थी। और मुझे ये भी पता था कि मैं वहां पर टिकट परचेज कर सकता हूँ, सिर्फ लुइसा और मेरे लिए आराम से टिकट परचेज कर सकता हूँ, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स में जहां पर भी जाना चाहूं मैं जा सकता हूं। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मेरा जो मन था, मैं क्या चाहता था कि मैं अपनी और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट खरीदूं, कहाँ जाने के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए। अब वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस क्यों जाना चाहता था, क्योंकि वो उसके दादाजी का घर था, उसका बचपन वहां पर बीता था। हैव यू एवर बीन देयर? अब वो नैरेटर आप रीडर से पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी वहां गए हैं। इट्स अ वंडरफुल टाउन, वो बड़ा ही प्यारा सा टाउन है, स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, वहां पर बड़े बड़े घर हैं। आजकल के मॉडर्न टाइम में तो छोटे छोटे क्यूबिकल्स होते हैं, आप उसमें सही से चल फिर भी नहीं सकते, लेकिन उस 1894 के टाइम में घर कैसे होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, ह्यूज लॉन्स, घर के आगे बड़े बड़े लॉन हुआ करते थे, एंड ट्रिमेंडस ट्री, और बहुत सारे पेड़ होते थे, whose branches meet overhead and roof the street, और उनकी जो ब्रांचेस होती थी वो एक दूसरे से मिलती थी, और वो क्या करती थी, अब सड़क पर एक रूफ बना लेती थी। बेटा ये सारी बातें क्या बता रही हैं कि नेचर उस पुराने टाइम में कितना फ्लरिश करती थी, पेड़ पौधे होते थे, हरियाली होती थी, बड़े बड़े लॉन्स होते थे। लेकिन आजकल के टाइम में लॉन, बड़े बड़े पेड़ और ऐसे कि वो रूफ बना ले एक सड़क के ऊपर, ये तो बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है, स्पेशली बड़े बड़े शहरों में। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly। और 1894 के टाइम में तो समर इवनिंग्स बहुत लंबी होती थी, आजकल के टाइम से तो दुगनी लंबी होती थी। वहां पर लोग आराम से बैठ जाते थे शाम को अपने अपने लॉन में, मैन स्मोक करते थे सिगार, और बड़े शांति के साथ आपस में बातें करते थे। और विमेन क्या करती थी, द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, पाम लीफ फैंस हाथों के बनाए हुए जो पंखे होते हैं पत्तियों के,
विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड। फायरफ्लाइज मीन्स जो जुगनू होते हैं, वो रात में उनके चारों तरफ घूमते रहते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इतना शांति थी, लोग आराम से बैठे हैं, पंखे की हवा कर रहे हैं, सिगार पी रहे हैं। आजकल के टाइम में ये सब चीजें कहाँ अवेलेबल है कि आप आराम से बैठकर सिगार पिए, पंखे की हवा झलें। लोग तो अपने आपाधापी में अपने कामों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं, शाम को एंजॉय नहीं कर पाते आजकल के मॉडर्न टाइम में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। अब 1894 के टाइम से आप जरा कंपेयर कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में हुई थी। 1914 और 1894 के टाइम पीरियड को अगर माइनस करें तो टोटल कितने ईयर्स निकल करके आए? 20 years। कि ये वो टाइम था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 20 साल पहले का टाइम था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो 40 साल बाद होना था फ्यूचर में। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। तो इसलिए मैं उस टाइम में जाने के लिए 2 टिकट चाहता था अपने और अपनी वाइफ के लिए। तो बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो 20th सेंचुरी में जो 2 वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर्स, इन्होंने लोगों की लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया। उससे पहले लोग एक पीसफुल लाइफ लीड करते थे, उनके पास समय होता था, लेकिन इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की लाइफ एकदम से चेंज हो गई। और हर बंदा ये चाहता है, आज भी विश करता है कि वो वापस से अपने पुराने टाइम में चला जाए और उस पीसफुल लाइफ को जी पाए। एक बात और नोटिस करना है कि जब राइटर 1894 के टाइम में है तो वो इस बात को भी उसे एहसास है, वो इस चीज को जानता है कि वो एक रियल वर्ल्ड में रहता है और उसकी एक वाइफ है लुइसा, वो उसे भूला नहीं है। वो 2 टिकट परचेज कर रहा है, यानी कि वो अपनी रियल वर्ल्ड और ये जो नए वर्ल्ड जिसमें वो एंटर कर रहा है, उन दोनों के बीच में जानता है कि क्या एक्चुअली में है और क्या एक्चुअली में नहीं है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। अब वो टिकट विंडो पे गया तो उसको उसने किराया बताया, जो क्लर्क वहां पर बैठा था। He glanced at my fancy headband। अब मैंने जो हेडबैंड लगा रखा था उसको उसने देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने मुझे केवल किराया बताया, यानी कि वो बंदा भी नोटिस कर रहा था कि मैंने कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं उन लोगों के कंपैरिजन में। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट। तो जितना उसने किराया बताया तो वो मेरे लिए तो इतना एनफ था कि मैं 2 कोच टिकट खरीद लूं। रेलवे में आपको पता है कि कई तरीके के टिकट मिलते हैं, तो कोच टिकट होते हैं जिसमें कि आप पूरा का पूरा कूपा ही अपने लिए बुक कर सकते हैं। एक रूम टाइप से आपको पूरा कमरा रेलवेज में मिल सकता है, 1 way। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी। तो कहते हैं कि जब मैं अपने पैसे गिन रहा था देने के लिए तो मैंने देखा कि क्लर्क मेरे को बड़ा घूर के देख रहा है। ही नॉडेड एट द बिल्स। उसने पैसे की तरफ देखा और बोला, दैट एंड मनी मिस्टर, ये वो पैसा नहीं है। अब देखिए, पुराने टाइम का पैसा और नए टाइम के पैसे में अंतर होता है करेंसी में। He said, and if you are trying to skin means me, you are trying to befool me, you won't get very far। तो आप मेरे को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। और उसने अपने पास में जो कैश ड्रॉर था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। तो राइटर कहता है कि मैंने भी उस जब काउंटर की तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया कि जो मनी थी वो तो पुराने जमाने की मनी थी, क्योंकि वो 1894 के टाइम में था। उस समय में मॉडर्न मनी तो चलेगी नहीं। तो राइटर को समझ में आ गया कि ये जो पैसे मेरे पास हैं ये यहाँ पर वेस्ट हैं। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज। कहते हैं कि जो पुराने नोट थे वो मेरे जो रुपए थे उनके मुकाबले दुगने बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और उनका जो लुक था वो भी डिफरेंट था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तो मैं मुड़ गया और बाहर निकल आया। क्यों? देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं 1894 में जाना चाहता था, बहुत मेरा मन था कि मैं जाऊं, लेकिन 1894 में अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो उससे तो बेटर है कि मैं ना ही जाऊं। तो जेल तो किसी भी टाइम की हो वो बुरी ही होती है। दैट्स वाई राइटर वहां से चला आया। एंड दैट वाज दैट। और वो कहते हैं कि ये सब कुछ था जो मेरा साथ एक्सपीरियंस हुआ था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। आई लिव द सेम वे आई केम। तो उस दिन तो मैं जिस तरीके से आया था उसी तरीके से मैं वापस भी आ गया।
I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank. कहते हैं कि अगले दिन मैं जब ऑफिस गया तो ऑफिस से उठा मैं और मैंने ऑफिस में लंच आवर से उठा और मैंने अपने बैंक से $300 निकाले. नियरली ऑल वी हैड. ये इतने थे जितने की टोटल मेरे पास लगभग पैसे थे. मैंने सारे के सारे पैसे निकाल लिए. एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने जमाने की करेंसी खरीदी. दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो जब ये वाली बात मैं अपने राइटर को बता रहा था तो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड बड़ा चिंता में पड़ गया था. ये स्टोरी वो किसे सुना रहा है? अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को सुना रहा है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ. और वो स्टोरी बताते समय साथ में उसको कन्विंस भी करता जा रहा है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो केवल इमेजिनेशन नहीं है, मैंने एक्चुअल में इसे फील किया है. और उसके लिए उसने एग्जाम्पल दिए, प्रूफ दिए कि मैंने न्यूज़पेपर देखा, उससे मुझे कन्विंस हुआ मैं कि जो है मैंने सही टाइम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर. कहते हैं कि आप किसी भी पुराना जो करेंसी बदलने वाला बंदा होता है आप उससे बदल सकते हैं करेंसी, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. लेकिन आपको उसके लिए प्रीमियम देना पड़ता है. प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है. माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. और मेरे जो $300 थे उनके बदले में मुझे $200 से भी कम पुराने पैसे मिले. बट आई डिडंट केयर. लेकिन मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं थी. क्यों? एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. क्योंकि जो एग्स थे उनकी कॉस्ट इतनी कम थी 1894 में कि एग्स वर 13 सेंट्स, ना के बराबर थी. अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें, भाई आजकल के टाइम में महंगाई ज्यादा है, पुराने टाइम में पैसे कम होते थे तो महंगाई भी तो कम थी, वहां पे चीजें अच्छे से आ सकती. तो कहते $200 कम, 200 से भी कम डॉलर मुझे मिले थे. बट मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर चीजों के रेट्स भी बहुत कम है. But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. तो उसने पैसे तो निकाल लिए, उसे पुरानी करेंसी में भी बदल लिया, लेकिन नरेटर कहता है कि मैं बार बार उस थर्ड लेवल स्टेशन को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे वो मिलता ही नहीं था. Although I have tried often enough. हालांकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका था. लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. तो लुइसा भी बहुत चिंता में पड़ गई जब मैंने उसको इस सब के बारे में बताया. एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर. और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस थर्ड लेवल स्टेशन को और ढूंढने की कोशिश करूं. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप. तो फाइनली जब मुझे नहीं मिला कई बार कोशिश करने के बाद, तो मैंने ये सब कुछ ढूंढना बंद कर दिया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. तो मैं वापस से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट की तरफ मूव कर गया. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड. बोथ कौन कौन? चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा. लेकिन नरेटर कहता है कि अब तो हम दोनों मिलकर के ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड. वीकेंड मीन सैटरडे संडे में. बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल है. क्या प्रूफ था? माई फ्रेंड सैम वीनर, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका नाम था सैम वीनर, डिसअपियर्ड. वो गायब हो गया था. नोबडी न्यू वेयर. कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. लेकिन नरेटर कहता है कि मुझे थोड़ा सा डाउट था, सस्पेक्ट था कि सैम एक शहर का रहने वाला लड़का था. एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. और मैं उसे कई बार अपने दादाजी के शहर के बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था. क्या बताता था? आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहां स्कूल जाता था. एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट, and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. और वो हमेशा मेरी बात को सुन करके बोलता था कि वो भी जिस तरीके की जगह गेल्सबर्ग को मैं बताता हूँ ऐसी जगह पर वो जाना चाहता है. और मैं कंफर्म था कि वो वहीं पर ही होगा 1894 के टाइम में. बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? तो कहते हैं कि मुझे ये कैसे कंफर्म था कि वो 1894 के टाइम में है, क्योंकि एक रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को वापस से देख रहा था मुझे कुछ मिला.
वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक एनवलप जिसमें कि स्टैम्प कलेक्टर वो स्टैम्प परचेज करते हैं पोस्ट ऑफिस से और उसे अपना ही एड्रेस लिख करके एक खाली पेज एनवलप में रख करके पोस्ट कर देते हैं, तो उसको हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। और वो स्टैम्प पोस्ट क्यों करते हैं अपने एड्रेस पे? ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि ये स्टैम्प उन्होंने जिस दिन इशू हुई थी उसी दिन खरीदी थी। तो वो वापस से अपने उस स्टैम्प कलेक्शन बुक को देख रहा था, तो फर्स्ट डे कवर को उसने देखा। When a new stamp is issued, stamp collector, अब यहाँ पर वो बता रहा है कि क्या होता है फर्स्ट डे कवर। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date। तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, no need to explain it again। The envelope is called a first day cover। दे आर नेवर ओपन, उनको कभी खोला नहीं जाता था क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें केवल खाली पेज रखा हुआ है, लिखा तो इसमें कुछ है नहीं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, खाली पेपर होने की वजह से उन्हें कभी ओपन नहीं करते थे, बस वो पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प की वजह से उसको रखा जाता था। दैट नाइट, तो राइटर कहते हैं कि एक रात को जब मैं देख रहा था अपनी उस रात को, among my oldest first day covers, तो मैंने अपने जो पुराने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में I found one that shouldn't have been there, तो मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो कि वहां पर होना नहीं चाहिए था, but there it was, लेकिन वो वहां पर था। It was there because someone had mailed it to my grandfather, और वो इसलिए वहां था क्योंकि किसी बंदे ने वो मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को। At his home in गेल्सबर्ग, उनके घर पर जो कि गेल्सबर्ग में था। That's what the address on the envelope said, और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि एनवलप पर जो एड्रेस था वो मेरे ग्रैंडफादर का था। And it had been there since July 1894, और डेट क्या पड़ी थी? जुलाई 1894। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all। तो जो पोस्टमार्क थी वो क्या बता रही थी? The stamp was a 6/10 dull brown with a picture of President Garfield। तो वो जो स्टैम्प थी वो डल थी, पुरानी सी थी, और वो 6 सेंट की थी। प्राइस बताया है कि पुरानी स्टैम्प थी, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड जो कि अमेरिका के एक और प्रेसिडेंट हैं उनका फोटो था। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, It went right into his collection and stayed there। तो कहते हैं कि जाहिर सी बात है, जब ये एनवलप आया होगा मेरे ग्रैंडपा के पास में तो ये सीधे उनकी स्टैम्प कलेक्शन की बुक में आ गया होगा। Till I took it out and opened it, और तब से मैंने उसे, जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, तब तक ये मेरे उनकी बुक में ही रहा होगा। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, लेकिन अचरज की बात क्या थी कि जनरली क्या होता है, फर्स्ट डे कवर में ब्लैंक पेपर रखा जाता था एनवलप के अंदर, लेकिन इस फर्स्ट डे कवर में पेपर अंदर वाला ब्लैंक नहीं था, उसमें कुछ लिखा था, इट रीड, और आगे आपको वो लेटर दिखाया गया है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है। एड्रेस देखिए, ये एड्रेस है गेल्सबर्ग का, जहां पर उसके दादाजी रहते थे। इस लेटर में डेट पड़ी है जो कि ये प्रूव है कि ये लेटर जुलाई 1894 को लिखा गया, और ये लेटर एड्रेस किसे किया गया? चार्ली को किया गया। अब 1894 के टाइम में तो चार्ली था नहीं, उसके ग्रैंडफादर थे। तो हुआ क्या था बेटा, हो सकता है सैम उस 3rd लेवल स्टेशन के थ्रू दादाजी के घर पहुंच गया था टाइम में, तो उसने चार्ली को लेटर लिखा है, क्योंकि वो उस समय ग्रैंडफादर के एड्रेस पे पोस्ट कर सकता था, चार्ली के एड्रेस पे पोस्ट नहीं कर सकता था। क्या लिखा है उसने? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मैंने फिर तुम्हारी बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि तुम सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली तुम सही थे।
आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 weeks। तो कहता है कि मैंने थर्ड लेवल फाइंड कर लिया और अब मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इन प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑफ ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। ये एक बड़ा फेमस गाना है उस टाइम का। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़े मजे कर रहा हूँ, मैं पियानो लोग प्ले करते हैं यहाँ पर, गाने गाते हैं और मेरे को लेमनेड भी ऑफर किया जाता है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। वो कहते हैं कि चार्ली लुइसा तुम भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल ना जाए। इट्स वर्थ इट बिलीव मी। कहते हैं ये कौन लिख रहा है लेटर? सैम। द नोट इज साइंड सैम। और वो लेटर के नीचे जो साइन थे वो किसके थे? सैम के थे। तो बेटा ये लेटर एक प्रूफ है कि एक्चुअली में जो सैम था वो 1894 के टाइम में गया था। ये चार्ली बताने की कोशिश कर रहा है। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। जब उसने लेटर पढ़ा तो और जानकारी के लिए, अपने आप को कंफर्म करने के लिए वो कॉइन स्टोर पे गया। आई फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। और वहां पर मैंने क्या पाया, मुझे क्या पता चला कि सैम ने $800 के बदले में ओल्ड स्टाइल करेंसी ली थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और इतने रुपए उसको 1894 के टाइम में हे मीन्स घास फूस का बिजनेस करने में मदद कर सकता था। ही ऑलवेज सेड दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। और नैरेटर कहता है कि ही सैम हमेशा कहता था कि वो एक्चुअली में यही काम करना चाहता है, खेती का, घास फूस का और ग्रेन्स का, यही उसका काम करने का मन है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो पक्का अपने पुराने बिजनेस में तो जा ही नहीं सकता था 1894 के टाइम में। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। कि गेल्सबर्ग 1894 में अगर वो चाहता भी कि वो अपना साइकेट्रिस्ट का बिजनेस कर सके तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था। हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। तो अब क्यों पॉसिबल नहीं था सैम के लिए साइकेट्रिस्ट का बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर पाना? क्योंकि उस समय में लोगों को इतनी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती ही नहीं थी, मेंटल स्ट्रेस नहीं था, तो उनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। एंड में राइटर बताता है कि क्यों अपना वो पुराना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता था। बिकॉज सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। सैम साइकेट्रिस्ट था और लोगों को उस टाइम में किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं होती थी। तो बेटा ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। एक क्वेश्चन आ जाता है इस लेसन से कि क्या सैम वास्तव में थर्ड लेवल स्टेशन पर गया था, या चार्ली जो थर्ड लेवल स्टेशन के बारे में बता रहा है क्या वो बात सही है या गलत है? तो बेटा इसके 2 आंसर हो सकते हैं। आप उसे यस में भी लिख सकते हैं, आप उसे ना में भी लिख सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप यस में लिखेंगे तो आपको अपनी बात को प्रूफ करने के लिए 2-3 बातें बतानी पड़ेंगी, जिसमें कि सबसे बड़ी चीज है फर्स्ट डे कवर, ये जो लेटर सैम ने लिखा था, और साथ में चार्ली जब स्टैंप और कॉइन स्टोर की तरफ गया था तो उसने जो बात नोटिस करी कि सैम ने अपने मनी चेंज करके पुरानी करेंसी परचेज की थी। तो ये सारी बातें प्रूफ में देंगे अगर आप यस लिख रहे हैं। और अगर आप नो में आंसर देते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इट माइट बी पॉसिबल दैट फर्स्ट डे कवर वॉज हिमसेल्फ रिटन बाय चार्ली। हो सकता है चार्ली ने अपने जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने कि सैम की बात को कन्विंस कर लिया था कि मैं एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, मुझे कुछ मेंटल टेंशन है, उनको ये प्रूफ देने के लिए वो फर्स्ट डे कवर में, क्योंकि वो पता था उसे कि एम्प्टी होता है, तो उसने किसी पुराने फर्स्ट डे कवर पर खुद ही चार्ली ने सैम के नाम से लेटर लिख दिया हो। तो आंसर यस और नो दोनों में हो सकता है। द ओनली थिंग इज दैट वट एवर यू आर राइटिंग, राइट विद लॉजिक्स। That is all about this chapter. I hope that you have understand. अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।